दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियाज 12 इनकम टैक्सेस। क्या करने जा रहे हैं सर? हम करने जा रहे हैं इंडियाज कॉन्सेप्ट समरी। आई विल ट्राई कि मैं नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए इंडियाज कॉन्सेप्ट समरी को यूट्यूब पे ही अपलोड करूं। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। चलिए गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियाज 12 इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्सेस बहुत से दोस्त मुझे बोलते हैं कि सर टेक्निकल स्टैंडर्ड है, हमें समझ नहीं आया है। तो डोंट वरी गाइस, इट्स अ वेरी इजी स्टैंडर्ड एंड लॉजिकल स्टैंडर्ड। कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपको टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट समझ आ गई, कुछ नहीं है। एंड वैसे भी गाइस ये कॉन्सेप्ट समरी है। आई एम अज्यूमिंग कि आपके एग्जामिनेशन आ चुके हैं, उसके बेसिस पे हम फटाफट इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चलिए अगर मैं इंडियस 12 की बात करूं गाइस, इंडियस 12 की बात करें गाइस हम यहाँ पे, तो इंडियस 12 के अंदर हमको दो चीजों में डिस्क्राइब करता है। ये क्या? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस? टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस। टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस मतलब इनकम के ऊपर टैक्सेस। सर साफ सी बात है सर, आप कहना क्या चाहते हो? सर मैं गाइज ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी टैक्सेस है विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनकम, देन दिस स्टैंडर्ड विल नॉट बी एप्लीकेबल। सर ऐसा भी कोई टैक्स होता है क्या? कोई एक एग्जांपल देके बताओ। सर मेरे पास एग्जांपल की भरमार है। फॉर एग्जांपल टॉनेज टैक्सेशन मतलब ऐसा टैक्सेशन, आपको पता है, आप डायरेक्ट टैक्स में आए हो पढ़ के। टॉनेज टैक्सेशन मतलब जो शिपिंग कंपनी पे लगता है। एंड आपको ध्यान होगा कि इसके अंदर जो इनकम पे इसके अंदर जो टैक्स लगता है, किस पे लगता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टन। अगर ऑन द बेसिस ऑफ टन पे टैक्स लगता है मतलब वो टैक्स इनकम पर नहीं लगा, वो टैक्स किस पे लगा? टन्स के बेसिस पे। तो ये स्टैंडर्ड से बाहर हो जाता है। मतलब ऐसे केसेस के अंदर इंडियस 12 एप्लीकेबल नहीं होता। ये आपके काम की बात है, इसको नोट कर लेना गाइस। तो अब आपको पता है कि इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ करंट टैक्स। टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ करंट टैक्स मतलब आज कितना टैक्स पे करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड सेकंड इज डेफर्ड टैक्स। एंड डेफर्ड टैक्स का जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी ये स्टैंडर्ड हमें समझाएगा। सर डेफर्ड टैक्स क्या होता है? सर डेफर्ड टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन अब ये आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइज कि जो फ्यूचर के अंदर हमको टैक्स एक्स्ट्रा पे करने हैं, कि फ्यूचर के अंदर हमको जो टैक्स पे करने हैं एंड फ्यूचर के अंदर जो टैक्सेस की हमको रिकवरी होगी, जो टैक्सेस की हमको सेटलमेंट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेरी डिफरेंसेस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस, उस केसेस पे ये डेफर्ड टैक्स बनता है। डेफर्ड टैक्स का एक ही है मकसद कि फ्यूचर के अंदर जो टैक्सेबल प्रॉफिट है या जो डिडक्टेबल डिफरेंसेस हैं, जो मतलब कि हमको रिकवरी होने वाली है, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये प्रिस्क्राइब करता है इंडियस 12। देखिए सर स्कोप क्या बोलती है, इट इज अप्लाइड इन द इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्सेस की मतलब इनकम पे जो टैक्स लग रहा है ये स्टैंडर्ड उसी पे एप्लीकेबल होगा। अब कहते हैं इनकम कौन सी? सर एक तो अपनी डोमेस्टिक इनकम एंड फॉरेन इनकम, जो उस पर टैक्स लगता है वो इनकम इंक्लूड हो जाएगी। एंड इसके अंदर इनकम टैक्सेस आल्सो इंक्लूड, जो ये इनकम टैक्सेस है ये आल्सो इंक्लूड करता है विद होल्डिंग टैक्सेस विच आर पेबल बाय अ सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन टू द रिपोर्टिंग एंटिटी। सर फॉर एग्जांपल सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर हुआ क्या, कंपनी क्या करती हैं? डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड करती हैं डिस्ट्रीब्यूट, एंड उसके लिए वो क्या काटती हैं? सम विदहोल्डिंग टैक्स काटती हैं। सर आप ये बोल रहे हो सर विदहोल्डिंग टैक्स मतलब डीडीटी की बात कर रहे हो क्या? यस सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को ही विदहोल्डिंग टैक्स बोलता है। लेकिन सर जो ये फाइनेंस एक्ट आया था इसने तो डीडीटी को खत्म ही कर दिया था, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? सर दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। लेकिन आज भी
सब्सिडरी, एसोसिएट और जेवी के अंदर ये आज भी सेम टू सेम है, मतलब ये विद होल्डिंग टैक्स पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सर इंड AS 12 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? गाइस इंड AS 12 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट ग्रांट। जो गवर्नमेंट ग्रांट हमको मिलती हैं किसी एंटिटी को, उस पे इंड AS 12 एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए इंड AS 20 हमारे पास है गवर्नमेंट वाला। और इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, मतलब इस पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। सर इन्वेस्टमेंट टैक्स क्या होती है क्रेडिट? सर इट इज लाइक अ फ्री टैक्स हॉलीडे पीरियड्स, मतलब कि सर गवर्नमेंट बोलती है कि आप यहाँ पे काम करो, आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, आप यहाँ पे बिजनेस करो, हम आपसे 4 साल का टैक्स माफ कर देंगे, आपका टैक्स 4 साल का टैक्स एग्जाम्प्ट। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप स्कीम आती है, क्या बोलती है, आपका इतनी कंडीशन है, अगर आपने नया लगाया स्टार्टअप तो आने वाले 5 साल का प्रॉफिट माफ, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट टैक्स। तो इस पे भी इंड AS एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ टेम्परेरी डिफरेंस है, सर टेम्परेरी डिफरेंस किस में? सर टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट में, ड्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट एंड इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, तब भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए ही ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है इन दोनों के। गाइस इट इज इंपॉर्टेंट, ग्रेट। अब कुछ एक हम यहाँ पे चलते हैं गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। दिस इज गाइस, ये क्या है? डिवीजन 2 है शेड्यूल 3 का गाइस। दिस इज डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 गाइस। दिस इज डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3, मतलब इंड AS का हमारे पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड आपको पता होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एक्सपेंसेस माइनस करके एंड एक्सेप्शनल माइनस करके क्या आता है गाइस? यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? यहाँ दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, बट दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट एज पर इंड AS 12। इंड AS 12 इसको बोलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग मतलब जो कंपनी एक्ट की बुक्स के अंदर आ रहा है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो कंपनी एक्ट की बुक्स के अंदर आ रहा है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। गाइस इट इज एप्रोप्रिएट। देन एक वर्ड और यूज करता है, उसका नाम है गाइस टैक्सेबल प्रॉफिट। सर ये टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होता है? गाइस आपको एक चीज पता होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट इन विच द इनकम टैक्स इज पेबल, जिस प्रॉफिट पे एक्चुअली में इनकम टैक्स पे होगा। मतलब कि सर टैक्सेबल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ सर कि जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, मतलब इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट। यस गाइस आप सही सोच रहे हैं। और सर क्या इन दोनों में कुछ होगा डिफरेंस? सर देयर इज अ हाई चांसेस कि इन दोनों में कंफर्म डिफरेंस होगा। क्यों? सर आपको पता होगा कि सर इनकम टैक्सेस एंड कंपनी एक्ट के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, आपको पता होगा सर कंपनी एक्ट का डेप्रिसिएशन की पॉलिसी मेथड अलग होते हैं एंड इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन के रेट्स मेथड अलग होते हैं, तो इनमें डिफरेंस होगा दोनों प्रॉफिट के अंदर। फॉर एग्जांपल पेनल्टी, कंपनी एक्ट में सर जो खर्चा किया P&L में बुक डाल के अदर एक्सपेंस में खत्म करो, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट आपकी पेनल्टी एड बैक हो जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स इसको डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मानता है। जैसे कि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे सारे के सारे ही ऐड कर दिए, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ 1/5 ही करता है अलाउड 1 साल के अंदर, तो इन केसेस में दोनों का डिफरेंस होगा। एंड करंट टैक्स क्या है सर? करंट टैक्स वही है, मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है, मतलब करंट टैक्स इज द एक्चुअल टैक्स व्हिच इज पेबल बाय द कंपनी। एंड जहां भी एक्चुअल टैक्स की बात आएगी गाइस, मतलब कि एक्चुअल टैक्स का मतलब क्या होता है? करंट टैक्स। और किस पे कैलकुलेट होगा वो सर? टैक्सेबल प्रॉफिट पे, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट, ओनली ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट। सर अब ये डेफर्ड टैक्स क्या है गाइस? सर मैंने आपको बताया था गाइस कि डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या है सर, कि फ्यूचर के अंदर जो आपको टैक्स पे करना है, आज का जो आपका एस्टिमेशन है उसके ऊपर, या फ्यूचर के अंदर जो आपकी रिकवरी होगी उसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम डेफर्ड टैक्स, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। अब सर एक चीज बताइए सर, हम अब चल रहे हैं डेफर्ड टैक्सेस पे।
करंट टैक्स की तो बात सर हमारी खत्म हो गई कि जो करंट टैक्स है वो होता है एक्चुअल टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट, एंड टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, विच इज बेस्ड ऑन द इनकम टैक्स एक्ट एज 1961। सर डेफर्ड टैक्स की बात करते हैं। हाँ सर बिल्कुल सर, डेफर्ड टैक्स की बात होनी भी चाहिए। गाइस देखिए, डेफर्ड टैक्स मतलब, डेफर्ड टैक्स के दो पार्ट मैंने बताए थे कि डेफर्ड टैक्स मतलब क्या। डेफर्ड टैक्स का मतलब होता है सर डिफरेंस बिटवीन, मतलब पहली बात क्या, डिफरेंस भी, कुछ डिफरेंस है बिटवीन किसमें सर, बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। सर इन दोनों के बीच में सर जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में सर जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे डेफर्ड टैक्स। और सर इन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस। इन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस। सर कैरिंग अमाउंट क्या होती है, पहले सर ये तो बता दो गाइस, मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस समझ में आ गया ना गाइस, तो 90% इंडियस कंप्लीट हो गया, मान के चलना। एंड मैं पूरा का पूरा डेफर्ड टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा आपके साथ, लिखते लिखते नोट्स आपको खुद ही रिवाइज करने हैं एंड रीड करने हैं। टेम्परेरी मतलब कि दिस इज अ टेम्परेरी डिफरेंस। सर कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, सर कैरिंग अमाउंट मींस विच इज एज पर कंपनीज एक्ट इंडियाज बैलेंस शीट। मतलब सर कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है, सर कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि जो हमारी कंपनी एक्ट मतलब इंडियाज बैलेंस शीट जो हम नॉर्मली तैयार करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग डेट पे जो भी अमाउंट वहां पे आएगी उसको बोलते हैं हम कैरिंग अमाउंट। गाइस ओके, मतलब जो भी हमारी अमाउंट है बैलेंस शीट के अंदर एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड उसको क्या बोलेंगे, कैरिंग अमाउंट। बिल्कुल सर, इट मे बी और असेट और मे बी लाइबिलिटी, क्योंकि सर बैलेंस शीट में या तो होगा असेट या होगी लाइबिलिटी। सर टैक्स बेस क्या है गाइस, कुछ नहीं है गाइस, सर ये भी क्या है, अमाउंट है। सर ये भी अमाउंट है, किसकी अमाउंट है सर, सर ये भी अमाउंट है सर, विच इज दिस इज आल्सो एन अमाउंट। बट इसमें फर्क क्या है सर, टैक्स बेस इज द अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब सर अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी बैलेंस शीट तैयार करूंगा, मतलब मैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो बैलेंस शीट तैयार करूंगा, जो उसमें अमाउंट आएगी उसको हम टैक्स बेस मानते हैं। गाइस समझ गए, मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैं बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं, मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैं बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं, और वहां पर जो अमाउंट आई उसको मैं बोलता हूं टैक्स बेस। मतलब कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट कैरिंग अमाउंट, इनकम टैक्स की बैलेंस शीट मतलब टैक्स बेस। सर क्या इन दोनों में होगा डिफरेंस, सर क्यों नहीं हो सकता डिफरेंस, फॉर एग्जांपल अभी अभी पता करते हैं। देखिए सपोज करो सर, सपोज करो आपने एक प्लांट परचेज कर लिया जिसकी कॉस्ट थी 1000, अप्रोप्रिएट आपने प्लांट परचेज कर लिया जिसकी कॉस्ट थी 1000 एट द ईयर एंड, इसकी वैल्यू हो गई 900, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस हो गया 100 रुपीज, मतलब 900 हमारी आ गई हमारी इंडियस बैलेंस शीट के ऊपर, पीपी के अंदर आ गई हमारी प्लांट 900, और वही सर इनकम टैक्स में कॉस्ट कितनी थी 1000। बट सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट सर था 30% इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना बन गया सर, 300 बन गया, तो कितनी रहेगी सर, 700 रहेगी सर, 700। मतलब मैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसकी बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं, उसका डेप्रिसिएशन 300 लग गया, तो कितनी बची अमाउंट सर, 700। मतलब मेरा टैक्स बेस कितना है इसमें, 700, और कैरिंग अमाउंट कितनी है 900। इन दोनों में जो डिफरेंस आया उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस। उन दोनों को क्या आया, टेम्परेरी डिफरेंस। सर अगर इन दोनों में
कुछ नहीं होता डिफरेंस। अगर ये दोनों सेम होते तो गाइज, अगर ये दोनों सेम होते ना तो कोई चक्कर ही नहीं था। अगर ये सेम होते मतलब नो डिफरेंस एग्जिस्ट। अगर डिफरेंस ही नहीं है इसमें तो मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी, कोई चांस ही नहीं है सर। ठीक है सर, होपफुली समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस की गाइस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? टैक्स बेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस क्या होता है? इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में जो अमाउंट आ रही है उसको हम टैक्स बेस बोलते हैं। अब डिफरेंसेस की बात होती है, मतलब हमने ये पढ़ा कि डेफर्ड टैक्स बनता किस पे है? डिफरेंसेस पे। देखिए सर, दो टाइप के डिफरेंस होते हैं। यस सर, वन इज परमानेंट, सेकंड इज टेम्परेरी। सर परमानेंट मींस, सर परमानेंट मतलब सर हम डेफर्ड टैक्स क्यों बनाते हैं? सर कारण क्या है? सर डेफर्ड टैक्स का एक ही कारण है सर, फ्यूचर के अंदर जो टैक्स पे करना है उसकी आज ही बना लो क्या? लाइबिलिटी। एंड फ्यूचर के अंदर जो हमको टैक्स की रिकवरी होगी, टैक्स का सेटलमेंट होगा, उसका क्या बना लो? असेट बना लो। यही हमारा मेन है पर्पस डेफर्ड टैक्स का। लेकिन सर एक बात बताओ, आपने एक प्लांट परचेज कर लिया, उसका इनकम टैक्स के अंदर टैक्स का कोई कॉन्सिस्टेंसी नहीं है, उसका इनकम टैक्स के अंदर टैक्स का कोई कॉन्सिस्टेंसी नहीं है, मतलब टैक्स का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, मतलब आपको उसके ऊपर टैक्स का देखना ही नहीं है सर। जब हमको किसी का टैक्स का देखना ही नहीं है, मतलब उसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स होगा या नहीं होगा, तो सर ये स्टैंडर्ड बोलता है फिर आपको डिफरेंस चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब इट मे बी अ परमानेंट डिफरेंस, वो परमानेंट डिफरेंस हो सकता है। सर परमानेंट डिफरेंस कैसे? मतलब ये बोलता है कि जिस चीज का फ्यूचर में कोई टैक्स का कॉन्सिस्टेंसी नहीं है, कोई टैक्स का इफेक्ट ही नहीं आएगा, तुम उसको परमानेंट डिफरेंस मान लेना और उसको बोल देना कि नो डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट, कोई डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं रहेगा। परमानेंट डिफरेंस मान के खत्म कर देना, या एक काम करना तुम उसको सेम एज कैरिंग अमाउंट मान लेना। दोनों ऑप्शन है, या तो मान लो परमानेंट डिफरेंस की भैया कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस में परमानेंट है डिफरेंस, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कोई टैक्स ही नहीं है भैया, तो डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं है। या आप एक काम करो, उस टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट के इक्वल मान लो, अगर इक्वल हो गया मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब दोनों केस में डिफरेंस नहीं है, डेफर्ड टैक्स का सवाल ही नहीं उठता। अब बात आती है टेम्परेरी डिफरेंस की। अगर मैं टेम्परेरी डिफरेंस की बात करूं गाइस, तो दो टाइप के होते हैं, वन इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, सेकंड होता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। मतलब सर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, फ्यूचर के अंदर यू हैव टू पे टैक्सेस, मतलब फ्यूचर के अंदर यू हैव टू पे टैक्सेस, अगर आपने फ्यूचर के अंदर टैक्स पे करने पड़ गए मतलब आपकी लाइबिलिटी, जब आपकी लाइबिलिटी हुई तो मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। समझ गए गाइस? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सेकंड कौन सा था? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टेबल मतलब सर फ्यूचर में सेविंग, फ्यूचर में कुछ सेटलमेंट, फ्यूचर में कुछ रिकवरी, फ्यूचर में आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, दैट मींस डेफर्ड टैक्स असेट। मतलब डेफर्ड टैक्स असेट मतलब साफ सी बात है सर, अब साफ सी बात है गाइस, अगर डिफरेंस दो टाइप के हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी, जहां पर परमानेंट डिफरेंस आ गया मतलब कि जिसका कोई फ्यूचर में टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं है, उस पे डेफर्ड टैक्स का सवाल ही नहीं उठता। परमानेंट के अंदर या तो आप मान लो कि दोनों में है डिफरेंस, खत्म करो, या टैक्स बेस को कैरिंग अमाउंट के इक्वल मान लो, तब कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। किसका? जिसका कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं है। जिस ट्रांजैक्शन का टैक्स का इंपैक्ट है उसके अगर डिफरेंस आ गया, कौन सा डिफरेंस बोलेंगे हम उसको? टेम्परेरी डिफरेंस बोलेंगे। एंड टेम्परेरी डिफरेंस में दो पार्ट होते हैं, वन इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, मतलब फ्यूचर के अंदर यू हैव टू पे सम टैक्सेस, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अगर डिफरेंस बन गया
डिडक्टेबल मतलब फ्यूचर के अंदर हमको सेटलमेंट होगी, हमको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, उस केस में बनाएंगे डेफर्ड टैक्स असेट। दिस इज ओनली अ खेल ऑफ टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट तो पता ही है, जो भी बहुत सिंपल है। अब आती है सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर बता दिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती कब है। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है ऑल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस के ऊपर। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफर्ड टैक्स असेट कब बनता है। सर डेफर्ड टैक्स असेट बनता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर। सर क्या डेफर्ड टैक्स असेट के अंदर यही एक पार्ट है? नहीं सर, डेफर्ड टैक्स असेट में 3 पार्ट है। फर्स्ट डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, सेकंड अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, थर्ड अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। सर ये अनयूज लॉसेस मतलब सर आपके पास सर पिछले 4 सालों के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हैं, एंड अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट में उस प्रॉफिट पे टैक्स डायरेक्ट पे नहीं करना, क्योंकि उससे पहले आपको अपने लॉस सेट ऑफ करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका टैक्स पे होगा, मतलब फ्यूचर में टैक्स की सेविंग। अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट फॉर एग्जांपल गाइस मैट वगैरह, मतलब फ्यूचर के अंदर उस प्रॉफिट पे टैक्स पे नहीं करना, पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा तब जाके टैक्स पे करना है, मतलब यहां पे रिकवरी। मतलब डेफर्ड टैक्स असेट के 3 पार्ट होते हैं। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ये कहां से आएगा? when there is a difference between carrying amount and tax base, मतलब फ्यूचर में टैक्स कम पे करना पड़ेगा आपको। सेकंड अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। सर ये कब रिकॉग्नाइज करने हैं? कौन? डेफर्ड टैक्स असेट। गाइज डेफर्ड टैक्स असेट तभी रिकॉग्नाइज होंगे गाइज, डेफर्ड टैक्स असेट तब रिकॉग्नाइज होगा व्हेन इट इज प्रोबेबल, व्हेन इट इज probable that in future some taxable profit is there to adjust. When it is probable that in future some taxable profit is there to adjust, मतलब सर डेफर्ड टैक्स असेट को आपको ऐसे ही नहीं बुक कर लेना। अगर सर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर, अगर सर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट है जिनसे आपका डेफर्ड टैक्स एडजस्ट हो सके, तब आपको डेफर्ड टैक्स बुक करना है। मतलब सर इन फ्यूचर आपके पास कुछ प्रॉफिट होने चाहिए जिसके ऊपर टैक्स बने, मतलब सर इन फ्यूचर आपके पास कुछ प्रॉफिट होने चाहिए जिसके ऊपर टैक्स बने ताकि हम डेफर्ड टैक्स बुक हो जाए। अगर हमको लगता है सर कि मेरी कंपनी की हिस्ट्री है लॉसेस की, लॉस हो जा रहे हैं एंड फ्यूचर में भी लॉस होंगे, क्या डेफर्ड टैक्स बुक होगा? नहीं सर, वी कैन नॉट बुक डेफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि सर क्या करोगे बुक करके? जब तक फ्यूचर में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, जब तक ये एडजस्ट ही नहीं होंगे, तो व्हाट इज द रेलेवेंस फॉर डेफर्ड टैक्स असेट? सर क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर भी ये कंडीशन एप्लीकेबल है? सर दिस इज बेसिस ऑन द टॉपिक ऑफ प्रूडेंस। क्या बोलता है प्रूडेंस? लॉस को, एक्सपेक्टेड लॉस को आज ही अपना लॉस मान लो, क्योंकि सर अगर टैक्स आपको पे करना है फ्यूचर के अंदर तो आप उसका लॉस आज ही मान लो, लेकिन सर प्रॉफिट आप ऐसे नहीं मानते, क्योंकि डेफर्ड टैक्स इज योर प्रॉफिट, आपको उसका भी एस्टिमेशन करना पड़ेगा। मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के केस में सर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, जब भी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आया यू हैव टू बुक योर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपको बुक करना पड़ेगा। लेकिन डेफर्ड टैक्स असेट के अंदर मतलब 3 पार्ट हैं, क्या? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, अनयूज्ड लॉसेस एंड टैक्स क्रेडिट। तभी बुक करोगे when there is a chances that in future you have taxable profit। आपको सिर्फ वहीं तक बुक करना है, टू द एक्सटेंट सिर्फ वहीं तक बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल
आपके टोटल डेफर्ड टैक्स असेट बन रहे हैं 5000, लेकिन सर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपके टैक्सेबल प्रॉफिट कितने रहेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में रहेगा 1000। क्या 5000 का बुक कर लोगे? नहीं सर, हम सिर्फ 1000 का ही बुक करेंगे। क्यों? टू द एक्सटेंट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट रहेगा 0, तो कितना बुक करोगे डेफर्ड टैक्स? फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बुक करने की सर, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है सर। गाइस इट इज अप्रोप्रिएट, इट इज होपफुली फाइन कि टैक्स बेस एंड कैरिंग अमाउंट के मतलब आपको समझ आ गया होगा। सर कुछ केस में क्या होता है सर, आइटम के टैक्स बेस होते हैं बट कैरिंग अमाउंट नहीं होती। कुछ प्लेस पे क्या होता है, आइटम हैविंग टैक्स बेस बट नो कैरिंग अमाउंट, आइटम हैविंग टैक्स बेस बट नो कैरिंग अमाउंट। फॉर एग्जांपल प्रीमाइनरी एक्सपेंसेस, आपको पता है सर ये करते हैं सोल्व। प्रीमाइनरी एक्सपेंसेस 30,000 मान लो बन गया। अब कंपनी एक्ट की बैलेंस शीट बनाए तो वो अदर एक्सपेंस में सारे आ जाएंगे 30,000। एंड मान ले आपका यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर, मान लो अब यहाँ पे आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया 1 लाख, मतलब इसके अंदर ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। गाइस इट इज ओके ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है भैया, 1/5 अकॉर्डिंग इसकी रिडक्शन मिलेगी। मतलब इसको इस साल कितनी रिडक्शन मिलेगी? सिर्फ 6000 की, मतलब 24,000 रुपए इसने डिसअलाउड कर दिए। हम जब टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस एडजस्टमेंट के अंदर क्या करेंगे, 24 ऐड करेंगे। एंड टैक्स कितना पे करेंगे आज के टाइम पे? 1,24,000। गाइस बताओ ना, टैक्स कितना पे करेंगे आज के टाइम पे? हम टैक्स कितना पे करेंगे? 1,24,000। ओके एग्रीड। क्या करंट टैक्स। अब इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि भैया क्योंकि कैरिंग अमाउंट क्या है? 0, क्योंकि सर पूरा का पूरा प्रॉफिट P&L में जा चुका है, तो कैरिंग अमाउंट कितनी है? 0। लेकिन टैक्स बेस कितना है? 24,000, क्योंकि सर अगर मैं इनकम टैक्स की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरे असेट साइड के अंदर खड़ा होगा क्या, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंडिचर 24,000, क्योंकि मैंने इसकी डिडक्शन 1 साल की ही ली है। मैंने इसकी डिडक्शन 1 साल की ही ली है, ज्यादा डिडक्शन नहीं ली गाइस मैंने, सॉरी असेट नहीं, जहां भी ये खड़ा होगा, क्योंकि मैंने इसकी डिडक्शन 1 साल की ही ली है गाइस, मैंने इसकी डिडक्शन 1 साल की ही ली है। हाँ गाइस, ये असेट के अंदर खड़ा होगा कितना? 24,000। ठीक है गाइस, अगले साल क्या होगा? इसकी आपको क्या मिल जाएगी? अब आप बात बताओ, अगले 4 सालों तक आपको 24,000 की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। आपको 24,000 की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। तो क्या बन गया? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। यहाँ पे क्या आएगा? डेफर्ड टैक्स असेट। सर रेट कौन सी चूज करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है रेट। करंट टैक्स के लिए भी बता रहा हूं, अभी डेफर्ड टैक्स के लिए बता रहा हूं। रेट कौन सी आएगी? रेट आएगी विच इज इनेक्टेड और सब्सिक्वेंटली इनेक्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट पे जो रेट होगा उसी रेट पे बनेगा। रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई रेट चेंज होता है तब भी उस पे नहीं बनेगा। जो रिपोर्टिंग डेट पे रेट है डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स एंड करंट टैक्स, उसी पर बनेगा और किसी पर नहीं बनेगा डेफर्ड टैक्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा अभी तक जो भी समझाया है, जितना भी समझाया है। आइए नोट्स में कम कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, टोटल टैक्स एक्सपेंस क्या होते हैं, इन सबका टोटल, करंट टैक्स पर डेफर्ड टैक्स का टोटल। एंड करंट टैक्स असेट बता दिए थे, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। ये कब बुक करने हैं? व्हेन there is a chances, when there is a probability in future आपके टैक्सेबल प्रॉफिट हो। गाइस बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट बेस है, सब बता दिया गाइस। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होते हैं, कैरिंग अमाउंट क्या होती है, टैक्स बेस क्या होता है। आपको सिर्फ मेरे साथ कॉन्सेप्ट सुन के उसको रिवाइज करना है। एग्जांपल भी दिए हैं आपके लिए। अगर कोई डिफरेंस ही नहीं है गाइस, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है हमारा, ये भी हो चुका है। एंड हमारा ये फ्लो चार्ट भी हो चुका है, डिफरेंसेस फ्लो चार्ट भी हो चुका है गाइस अपना, कि फ्लो चार्ट भी हो चुका है हमारा कंप्लीट, कि अगर डिफरेंसेस टेम्परेरी हैं तो, परमानेंट है तो नो डेफर्ड टैक्स, टैक्सेबल है तो लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट। रिकॉग्निशन बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। एंड रिकॉग्निशन हिस्ट्री भी हो चुकी है हमारी कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड असेट कब बनती हैं। लेकिन सर
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अंदर एक इशू है, आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनानी है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इन दो केसेस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। फर्स्ट केस क्या है, द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ गुडविल, मतलब जब गुडविल की इनिशियल रिकॉग्निशन होती है तब ना तो डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा ना ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि सर इससे क्या होगा, आपकी गुडविल की वैल्यू हर साल इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि इसका टैक्स बेस कितना होता है, 0, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं मानता किसी भी गुडविल वाले कॉन्सेप्ट को इन द केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। सेकंड, आपका द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एन असेट और लायबिलिटी इन द ट्रांजैक्शन व्हिच इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसका इनिशियल रिकॉग्निशन हो रहा है, जिसका इनिशियल रिकॉग्निशन हो रहा है एंड वो ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है, तब डेफर्ड टैक्स ना तो असेट बनेगा ना ही लायबिलिटी बनेगी गाइस। मतलब गाइस अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन हुई तो तब सर डेफर्ड टैक्स की इंप्लीकेशंस आ जाएंगी। अगर इफ अ ट्रांजैक्शन इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन देन डेफर्ड टैक्स आपका इनिशियल रिकॉग्निशन पे भी बन जाएगा, सब्सिक्वेंट पे तो कोई भी ट्रांजैक्शन और डेफर्ड टैक्स कंफर्म बनेगा, लेकिन इनिशियल पे अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है तब नहीं बनेगा, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन की है तो डेफर्ड टैक्स जरूर बन जाएगा गाइस। एंड डेफर्ड टैक्स असेट की बात करूं, मैंने बता दिया ऑल डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस कहां तक बनेगा, टू द एक्सटेंट इट इज प्रोबेबल डेट टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए इसको सेट ऑफ करने के लिए। बाकी जो ये कंडीशन यहाँ थी ये सब कंडीशन यहाँ भी है गाइस। इस पे सर स्टडी मटेरियल के अंदर सवाल भी पूछे हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर डेफर्ड टैक्स इन डेफर्ड टैक्स बिटवीन सब्सिडरी ब्रांचेज एंड एसोसिएट, इसके एक अलग से स्पेसिफाइड है, आपको समझ आ जाएगा, इसका टॉपिक बाद में आएगा कि डेफर्ड टैक्स स्पेसिफाइड इन द फील्ड ऑफ सब्सिडरी ब्रांचेज एंड एसोसिएट्स। तो गाइस ये एग्जांपल आपके लिए रीड कर लेना, मैं नहीं करूंगा। सर वेयर टू मेक डेफर्ड टैक्स, एक बात बताओ गाइस, वेयर टू मेक डेफर्ड टैक्स, सर एक चीज रुकिए, हम इस पे आ रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बस अपने गाइस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, कुछ नहीं है, सब आसान है, डोंट वरी एट ऑल, कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना, हो जाएगा क्लियर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस भी सोल्व करोगे, थोड़ा माइंड लगाना कि टैक्स बेस मतलब इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में क्या होगा, बस उससे सोल्व क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देन आप चेक करना कि फ्यूचर में क्या होगा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम पे करना पड़ेगा, बस। सर आपको पता है कि दिस इज करंट टैक्स, ये आपने कहां से बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस से, क्या, डेफर्ड टैक्स। अब एक बात बताओ गाइस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये एंट्रीज, ये गेन कहां पे आते हैं, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आते हैं। कंपनी को रिवैल्यूएशन हुआ, कंपनी की कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन कहां पे लेके जाएगा, यहां पे, तो उसका डेफर्ड टैक्स क्या बनेगा, कहां बनेगा, ऊपर बनेगा क्या, नहीं सर इसके साथ ही बनेगा, तो इसके साथ ही बनेगा। मतलब गाइस इट इज क्लियर, अगर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे तो डेफर्ड टैक्स कहां बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इससे पहले हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज नॉट सेम, दे आर ओनली एक्सटेंडेड पार्ट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कभी इंक्लूड नहीं रहती, तो ओसीआई का डेफर्ड टैक्स अलग बनता है एंड एक अदर इक्विटी का डेफर्ड टैक्स अलग बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो गाइस देखिए, फॉर ट्रांजैक्शन अगर पीएनएल में इफेक्ट कर रही है उसका टैक्स इफेक्ट भी पीएनएल में जाएगा, अगर आउटसाइड पीएनएल है मतलब ओसीआई का ओसीआई में, अदर इक्विटी का अदर इक्विटी के अंदर। एंड अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन को इफेक्ट कर रही है इनिशियल रिकॉग्निशन में तो उसका डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट आपको गुडविल या गेन और बार्गेन परचेज से लेना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर कोई टेम्पररी डिफरेंस आता है तो उसका डेफर्ड टैक्स भी आपको गुडविल या गेन और बार्गेन परचेज से लेना पड़ जाएगा गाइस। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले पे आरटीपी नवंबर 20 का भी क्वेश्चन है गाइस एंड स्टडी मैट के अंदर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो एंट्री किस पे लेके जाते हैं हम, फेयर वैल्यू पे, एंड टैक्स बेस क्या रहेगा आपका, ओल्ड टैक्स बेस क्या रहेगा, ओल्ड कैरिंग अमाउंट, क्योंकि वो फेयर वैल्यू नहीं मानता, जो भी इनका डिफरेंस होएगा उसका जो भी डेफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी आएगी आप गुडविल या गेन और बार्गेन परचेज से ही लोगे आप।
एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल दे रखे हैं जो भी हैं, ये आपके सामने मैंने टेबल बना दिया। ये भी बुक हो चुका है कि ये तभी बुक करने हैं व्हेन देयर इज अ टू द एक्सटेंड, वहां तक बुक करने हैं जहां तक आपको लगता है कि टैक्सेबल प्रॉफिट हो पाएगा गाइज, और कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेना। अब गाइज आते हैं हमारे मेजरमेंट विच रेट। रेट की बात हमारी पहले ही हो चुकी है कि चाहे तो हो वो करंट टैक्स या हो डेफर्ड टैक्स। रेट कौन सा होगा? बेस्ड ऑन टैक्स रेट which has been enacted or subsequent enacted by the end of reporting period, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के एंड तक की जो रेट आएंगे उस पे ही हमारा डेफर्ड टैक्स बुक हो जाएगा गाइस। अब बहुत ही छोटा सा आ गया, अब टेम्परेरी डिफरेंस। अब आती थी सब्सिडरी की बारी, क्योंकि ऊपर हम बोल के आए थे कि सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जेवी का जो डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट है वो हम बाद में कवर करेंगे। अब सर क्या, एक बात बताओ, क्या इन दोनों में किसमें, क्या कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस में सब्सिडरी का डिफरेंस आ सकता है? सब्सिडरी का, एसोसिएट का, जॉइंट वेंचर का डिफरेंस आ सकता है? सर आ सकता है। क्यों? क्योंकि सर एज पर इंडिया 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो हमको दो ऑप्शन देता है। क्या कि या तो आप मेजर कर लो कॉस्ट पे या कर लो एज पर 109 फेयर वैल्यू पे। अगर उसने कॉस्ट पे मेजर की फिर तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टमेंट किस पे शो होती है? ऑलवेज एट कॉस्ट, क्योंकि इनकम टैक्स सर फेयर वैल्यू तो मानता ही नहीं है। अगर बाई चांस कंपनी ने इंडिया 27 के अंदर फेयर वैल्यू का ऑप्शन चूज कर लिया तो डिफरेंस आ जाएगा ना सर, किसमें? कैरिंग अमाउंट में, क्योंकि कैरिंग अमाउंट चेंज हो गई है टैक्स बेस में। तो उसमें देख लेना है कि आपको क्या पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स असेट पड़ेगी या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी, आपको ये चेक करना है गाइस। ओके, अब बात करते हैं इसके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की। यहां पे हमने बात की जो टेम्परेरी डिफरेंस आया कैसे। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का सेम कंडीशन है, जब भी कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हो तो बना लो, लेकिन अगर ये दो कंडीशन कंप्लीट हो गई तब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनाना। अगर ये दो कंडीशन कंप्लीट होगी, कहता है एक्सेप्ट, मतलब ये दो कंडीशन कंप्लीट होगी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनाना। दो कंडीशन कौन सी है? क्या कि पेरेंट, इन्वेस्टर या वेंचरर कंट्रोल करे टाइमिंग ऑफ द रिवर्सल, एंड वो रिवर्सल कभी रिवर्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेरेंट के पास क्या होता है? राइट होता है टू कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द डिविडेंड, वो उसकी पॉलिसी को कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसके पास कंट्रोल है। वो चाहेगा तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, नहीं चाहेगा तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा कंट्रोल है किसी के भी पास, मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट है, ज्वाइंट वेंचर के पास अगर कंट्रोल है फॉर द पर्टिकुलर ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन एंड इट इज प्रोबेबल दैट टेम्परेरी डिफरेंस विल नॉट रिवर्स इन द फ्यूचर, मतलब ये इट्स लाइक अ परमानेंट डिफरेंस, देन डेफर्ड टैक्स आपका नहीं बनेगा। क्या? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन सर फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस है, कोई आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन डिफरेंसेस है, क्या इस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी? सर डेफिनेटली बनेगी। क्यों? क्योंकि सर उस केस में हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन डिफरेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता किसी का भी, वो जो रेट है वैसे रहेगा। दैट्स व्हाई अगर कंट्रोल है और टेम्परेरी डिफरेंस रिवर्स नहीं होंगे देन डेफर्ड टैक्स नहीं बनाना। क्या? कौन सा डेफर्ड टैक्स? लायबिलिटी। अदरवाइज हर केस पे डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। नॉर्मली एसोसिएट के पास एंड ज्वाइंट वेंचर के पास कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, दैट्स व्हाई उन केसेस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन ये दो कंडीशन आपको चेक करनी रेलिवेंट है। तो गाइस ये भी था। अब वही चीज आ गई कि एसोसिएट का डेफर्ड टैक्स असेट किसका? सब्सिडरी का, ब्रांचेस का। इसमें बोलता है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी डेफर्ड टैक्स बनेगा। उसमें क्या बोलता था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना लो, लेकिन दो केसेस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन इस केस में अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तभी बनेगा। क्या? भी टेम्परेरी डिफरेंस रिवर्स हो जाए एंड इट इज एंड सेम सेकंड की टैक्सेबल प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास फ्यूचर के लिए गाइस। टैक्सेबल प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास फ्यूचर के लिए गाइस। और गाइस एक बात और थी कि इसके ऊपर भी सवाल आया हुआ है आईसीआई का रेट के ऊपर, तो ये भी आपको इसका ख्याल रखना है अच्छे से, रेट वाला भी और ये वाला भी ख्याल रखना है आपको। अब आती है बात प्रेजेंटेशन पर्पस की, बहुत ही सिंपल है गाइस।
आपको मैंने इंडियस 1 में बताया था कि एज पर पैरा 56 ऑफ इंडियस 1 डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। ये कभी भी करंट असेट नहीं है। अगर किसी बैलेंस शीट में आपको डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी दिख गए ना करंट साइड में, तो बैलेंस शीट रोंग है, वहां पे बोल देना कि हम इंडियस पढ़ के आए हैं, हम इंडियस के कॉन्सेप्ट आते हैं, ये बैलेंस शीट रोंग है, ठीक नहीं है। सर एंटिटी शैल ऑफसेट करंट टैक्स लायबिलिटी कर सकती है अगर एंटिटी को राइट भी है एंड एंटिटी की इंटेंशन भी होनी चाहिए। एंटिटी की इंटेंशन है सेटलमेंट हो जाएगी, अदरवाइज मतलब कि करंट टैक्स असेट भी है हमारे पास, करंट टैक्स लायबिलिटी भी है। क्या इन दोनों को अलग अलग दिखाएं या एक साथ करके नेट करके दिखाएं, ये कंपनी की मर्जी है, इंटेंशन है। लेकिन अगर डेफर्ड टैक्स असेट है, अगर डेफर्ड टैक्स असेट है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो क्या दोनों को हम अलग अलग शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इंडियस बोलता नहीं कर सकते, ऑलवेज नेट करके दिखाना कंपलसरी है। एंटिटी हैज अ लीगल इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए एंड डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी रिलेटेड टू सेम टैक्सेशन अथॉरिटी, मतलब ये हमेशा क्या होंगे, नेट होंगे। एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट बी डिस्काउंटेड, एंड इसको हम डिस्काउंट भी नहीं किया जाएगा। चलिए गाइस, अब आता है अनसर्टेनिटी ओवर इनकम टैक्स ट्रीटमेंट। ये दिस इज अपेंडिक्स सी ऑफ इंडियस 12, दिस इज अपेंडिक्स ऑफ इंडियस 12। ये अपेंडिक्स है, ये इसलिए आया था, कहते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ इवेंट अनसर्टेन होते हैं, हमें नहीं पता कि इस पे टैक्स पे करना है या नहीं करना, तो उसके लिए छोटी सी, दिस इज ओनली अ गाइडेंस पर्पस, गाइडेंस पर्पस के लिए है कि आपको हर बात का ख्याल रखना है, आपको हर चीज चेक करनी है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसका क्या इंटेंशन है, हाई कोर्ट के जजमेंट, आपके लोअर्स के जजमेंट जो भी हैं उस बेसिस पे आपको ये करना है। तो पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है, ये दिया हुआ है। अब डिस्क्लोजर्स की बात आती है, मतलब कि बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं जो हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वन डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी डिस्कस द स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। एक डिस्क्लोजर है वो है इफेक्टिव टैक्स रिकंसिलिएशन स्टैंडर्ड खत्म। ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? गाइस इसको आप रीड कीजिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिस्क्लोजर, इसको पढ़िए आप। गाइस ये डिस्क्लोजर क्यों इंपॉर्टेंट है? टू शो द रिकंसिलिएशन बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट। इन दोनों की रिकंसिलिएशन के अंदर जो चीजें आई है उसको बोलते हैं इफेक्टिव टैक्स रिकंसिलिएशन। इफेक्टिव टैक्स रिकंसिलिएशन मंजा देखिए, ETR मतलब इज लाइक दैट थिंग, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग प्रॉफिट 1 लाख, इट्स सेम लाइक PGBP गाइस, बस इसमें थोड़ा सा छोटा क्या आ जाएगा इम्पैक्ट, प्लस पेनल्टी, क्यों? दिस इज डिसअलाउड 10,000 प्लस डेप्रिसिएशन, क्यों? कंपनी एक्ट में ज्यादा था लेकिन इनकम टैक्स में कम बन रहा है, तो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस ऐड कर दिया 5,000, कितना आ गया 1,15,000, क्या? टैक्सेबल प्रॉफिट। तो दिस इज योर ETR रिको, इसको ETR रिको बोलते हैं, क्यों? टू शो द चेंजेस, टू शो द चेंजेस इन द टैक्सेबल प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। या तो आप बना सकते हो न्यूमेरिकली ऐसे, या बना सकते हो परसेंट के वाइज के, क्यों? कैसे? मान के चलो टैक्सेबल प्रॉफिट का आपका टैक्स रेट था, या आप बना सकते हो परसेंट वाइज। फॉर एग्जांपल किसी कोई एक बनाना है, फॉर एग्जांपल आपका टैक्स रेट था, एक्चुअल टैक्स रेट था एक्चुअल 30%, एड पेनल्टी, उसका आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया 3%, ऐसे करके टैक्स रेट आ गया। वो ऐसा टैक्स रेट आएगा जो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट से मैच करता जाएगा और वो टोटल टैक्स एक्सपेंस सेम हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ETR रिको का दोस्तों सवाल भी आया था मई 18 के RTP के अंदर, एंड एक इसकी इलस्ट्रेशन भी आपके स्टडी मैट के अंदर, तो उसको अच्छे से ध्यान से
अंडरस्टैंड करना, मैंने इसका आपको लॉजिक समझा दिया। अगर आपको लॉजिक देखना है प्रैक्टिकली तो देख लीजिए कि ऐसे ऐसे कंपनी शो करती हैं एंड इट इज कंपल्सरी। या तो आप दिखा दो, देखो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स एक्सपेंसेस एप्लीकेबल टू बोथ पी एंड एल एट रेट ऐसे ऐसे। देखिए क्या किया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट, इस पे टैक्स रेट एक्चुअल टैक्स रेट लगा दिया, ये आ गई, दिस इज अकाउंटिंग प्रॉफिट पे टैक्स रेट जो आया, एंड इसकी एडजस्टमेंट की यहाँ इसकी एडजस्टमेंट हुई, तो इट इज योर ईटीआर रिक को आपको ऐसे शो करना पड़ता है गाइस। तो मेरे ख्याल से आपका इंडिया 12 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ओनली अ कॉन्सेप्ट वीडियो। अगर मैं इसकी बूस्टर लेता तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, अगर मैं इसका रेगुलर बैच लेता तो वो भी उसको अच्छे से बढ़ाता, लेकिन दिस इज ओनली योर कॉन्सेप्ट रिवीजन। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस शेयर करना एंड खुश रहना गाइस एंड साथ रहना। जय हिंद दोस्तों।